अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुर्लुस उस्मान सीजन 3 बोला मेटी 1 पार्ट 3। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे उस्मान साहब उस चरवाहे के खेमे में पहुंच जाते हैं जहां पर दाऊद आगा भी मौजूद होते हैं। उस्मान साहब दाऊद आगा को देखकर कहते हैं, आपको देखकर लगता है आपने बहुत काम किया है। दाऊद उस्ताद कहते हैं, जी हाँ उस्मान साहब, आपने जो भी जिम्मेदारियां हमें सौंपी थी हमने वो मुकम्मल की हैं। इसके बाद वो अपनी तलवारें निकालकर उस्मान साहब को दिखाता है कि उस्मान साहब के हुक्म के मुताबिक उन्होंने जो तलवारें बनाई थी। उस्मान साहब कहते हैं, बताएं आपने कितनी तलवारें बनाई हैं। दाऊद उस्ताद कहते हैं, इतने अरसे में आपने जितने काफिर मारे हैं मैंने उतनी तलवारें बनाई हैं। ये देखकर मिकाइल कोसिस एक बार फिर हैरान रह जाता है। मिहाल कोसिस कहता है, सगोत तो वजीर आलम शाह के कब्जे में है, आप लोगों ने ये तलवारें कैसे बनाई। उस्मान साहब कहते हैं, हमने सब के बारे में पहले से हिकमत अमली बनाई थी। यानी उस्मान साहब ने दाऊद आगा को एक ऐसे मकाम के बारे में बताया था कि अगर ऐसे हालात आ जाएं कि हम काई कबीले और सगोत में तलवार बनाने में नाकाम हो जाएं तो उस खुफिया मकाम पर तलवारें बना सकें। मिकाइल कोसिस ये देखकर कहता है, मुझे समझ नहीं आती आप लोगों का ये जज्बा कहाँ से आता है। इसके बाद कहता है, अगर अल्लाह ना करे तुम सगोत से बाहर बाहिफाजत ना आते तो तुम्हारे इस जज्बे का क्या होता। उस्मान साहब कहते हैं, फिर मेरा बेटा उरहान इस मिशन को आगे ले चलता। अभी वो यही बातें कर रहे होते हैं तो इसी दौरान दरवाजे से उस्मान साहब का सिपाही दाखिल होता है। वो सिपाही उस्मान साहब को रोगादोस के आने का बताता है। इसके बाद उस्मान साहब रोगादोस को अपने पास बुला लेते हैं। रोगादोस कहता है, तुम लोगों को सही सलामत देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मिकाइल कोसिस कहता है, हमें भी हुई। रोगादोस कहता है, मैं तुम लोगों के लिए बड़ी अहम खबर लेकर आया हूँ। वो कहता है कि बादशाह बहुत गुस्से में है। उसको जब गेहातू के आने के बारे में पता चला है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और उसको जब से ये भी पता चला है कि किलों के गवर्नर आपस में जंग कर रहे हैं तो उसने एक जिरगा बुलाया है जिसमें तमाम कमांडरों को बुलाया है और वो खुद भी चुपके से वहाँ पर आएगा। उस्मान साहब कहते हैं, जहाँ तक मुझे पता है बादशाह सलामत को बिन बुलाए मेहमान अच्छे नहीं लगते, लिहाजा मैं भी वहाँ जाने वाला हूँ। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद रोगादोस और मिकाइल कोसिस हैरान हो जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, आप बेफिक्र रहें, मेरे पास हिकमत अमली है और साथ ही साथ हमें गेहातू के लश्कर का सामना करने के लिए बड़ी फौज की जरूरत है। मिकाइल कोसिस कहता है, हमने अपने सिपाहियों को बुलाने के लिए बंदा भेजा हुआ है। तुर्गुत साहब भी कहते हैं, मेरे कबीले में भी कुछ तादाद में सिपाही हैं। इसी दौरान उस्मान साहब रोगादोस की जानब देखते हैं ताकि वो भी अपने सिपाहियों को इस मकसद के लिए लाएंगे। नाज़रीन, अगला मंजर काई कबीले का होता है जहाँ पर साहब की बीवी आयशा खातून उरहान को सुलाने की कोशिश कर रही होती है। वो अभी सोचों में गुम होती है। इसी असना में मलून खातून और आयगल खैमे में दाखिल हो जाती हैं। उनको देखकर आयशा खातून खुश हो जाती है और उनसे कहती है, तुम लोग यहाँ कैसे और क्या करने के लिए आए हो। मलून खातून कहती है, हम उरहान को लेने के लिए आए हैं। ये सुनकर आयशा खातून खुश हो जाती हैं और बगैर किसी मज़ाहमत के उरहान को उनके हवाले कर देती हैं। मलून खातून और आयगल खातून उसको लेकर वहाँ से चली जाती हैं। नाज़रीन, इसके बाद अगला मंजर सगोत का होता है जहाँ पर गेहातू गुस्से की वजह से बहुत परेशान होता है। गेहातू तिल मिलाते हुए कहता है, अब उस्मान को मरना चाहिए, शेख अदाबाली को भी उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। वो कहता है कि शेख अदाबाली ने हमेशा उस्मान को बचाने की कोशिश की है। फिर कहता है कि मैं शेख अदाबाली की दरगाह को खून में नहला दूंगा। नाज़रीन, ये सब बातें गुंदूज साहब भी सुन रहे होते हैं। गुंदूज साहब उससे कहते हैं, गेहातू तुम ये क्या कर रहे हो, जितने भी अच्छे सिपाही और घोड़े हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। मैं ये सब इस शर्त पर तुम्हारे हवाले करूंगा कि तुम शेख अदाबाली साहब को कुछ नहीं करोगे और ना ही सगोत के लोगों को कुछ करोगे। गेहातू कहता है, तुम्हारी बातों की जरूरत नहीं है, अब बदला लेने का वक्त है। कंदोज साहब एक बार फिर कहते हैं, सोच समझ कर बात करो, आपको जब इन जमीनों पर हुक्मरानी करनी होगी तो आपको हमारी अशद जरूरत होगी, लिहाजा तुम एक बार फिर अपनी इस बात पर गौर फिक्र करो। तुम जब भी चाहो मैं तुम्हारे लिए घोड़े और सिपाही फराहम कर सकता हूँ। ये सुनकर गेहातू थोड़ा ठंडा हो जाता है और उसके बाद कहता है, चलो ठीक है, अभी के लिए तुम निकल जाओ और जब भी मेरा हुक्म आएगा तो तुम मेरे लिए 1000 सिपाही और 1000 घोड़ों का बंदोबस्त करोगे। नाज़रीन, इसके बाद अगला मंजर उस गार का होता है जहाँ पर उस्मान साहब के सिपाहियों ने अब उसी गार से मंगोल सिपाही बड़ी तादाद में निकल रहे होते हैं। वो वहाँ से निकलकर कुछ आगे जाते हैं तो उनका सामना तीरों से होता है। उनके ऊपर तीरों से हमला हो जाता है। नाज़रीन, वो तीर दर हकीकत कन्नौर सिपाही और बुरान सिपाही चला रहे होते हैं। बुरान सिपाही और कन्नौर सिपाही काफी तादाद में मंगोलों को जहन्नम
जन्म हासिल कर देते हैं। नाज़रीन, इसी दौरान आलम शाह का वफादार सिपाही फरमान ये सब कुछ देख रहा होता है। वो ये सब देखकर चुपके से कनूर आलम के पास पहुंचता है और उसकी गर्दन पर तलवार रखते हुए कहता है, मुझे हमेशा से तुम्हारे ऊपर शक था कि तुम वजीर आलम शाह के साथ गद्दारी करोगे। कनूर आलम उसको समझाने की कोशिश करता है। कनूर कहता है, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊं, लेकिन फरमान आगे से कहता है, वजीर आलम शाह ने हमेशा तुम्हारे साथ नरमी की है और अब तुम उसके साथ ये कर रहे हो। नाज़रीन, ये सुनकर कनूर आलम को ये पता चल जाता है कि फरमान अब उसकी बात नहीं मानेगा, तो कनूर सिपाही पीछे से तीर लाकर उसकी गर्दन में पेवस्त कर देता है, जिससे फरमान जमीन पर गिर जाता है। कनूर को ये करते हुए बहुत ज्यादा दुख होता है। जब फरमान की सांसें निकल रही होती हैं, तो कनूर उससे कहता है, हर किसी को इतना टाइम नहीं मिलता कि वो हक के रास्ते पर निकल सके, और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ। फरमान और मंगोल सिपाहियों का काफी तादाद में खात्मा करने के बाद कनूर सिपाही और बुरहान सिपाही आपस में बातें करने लग जाते हैं और कहते हैं, हमें अब जल्द से जल्द उस्मान साहब को ढूंढना चाहिए, इससे पहले कि ये मंगोल उस्मान साहब तक पहुंच जाएं। हमें उनको हालात से आगाह करना चाहिए। नाज़रीन, इसके बाद अगला मंजर शेख अदब अली साहब की दरगाह का होता है, जहाँ पर गुंदोज साहब बगैर इजाजत के उनके सामने आ जाते हैं। शेख अदब अली साहब का मुरीद कहता है, बगैर इजाजत के आना क्या तुम्हें जेब देता है? क्या तुमने ये सब कुछ वजीर आलम शाह से सीखा है? गुंदोज साहब कहते हैं, चुप हो जाओ, तुम लोगों की वजह से ये सब कुछ हुआ है और तुम मेरे सामने बातें कर रहे हो। शेख अदब अली साहब कहते हैं, पिछले कुछ अरसे से हमने तुम्हारे मुंह से कुछ खैर की बात नहीं सुनी और अब तुम यहाँ आकर हमारे ऊपर एहसान मत करो। हमारे ऊपर एहसान जताने की बजाय तुम जालिमों के साथ मिलने की बजाय उस्मान साहब का साथ दो। यह सुनकर गुंदोज साहब के अल्फाज खत्म हो जाते हैं और वो वहाँ से जाने लगते हैं। गुंदोज साहब जाते हुए उनसे कहता है, मैं तुम लोगों को खबरदार करने आया हूँ कि तुम लोग अब मर्जी से इधर उधर न जाना, क्योंकि आप लोगों की दरगाह और आप लोग खतरे में हैं। वो बताता है कि गेहातू ने कसम खाई थी कि मैं तुम लोगों को कत्ल करके ही बैठूंगा, लेकिन मैंने उससे मिन्नत समाजत करके तुम लोगों की जान बचाई। नाज़रीन, इसके बाद उस्मान साहब, मिकाइल कोसर, तुर्गत वगैरह उस चरवाहे के खेमे में मौजूद होते हैं, जहाँ पर रोगा दोस्त भी पहुंच चुका होता है। रोगा दोस्त उन्हें बादशाह के किले में आने का बताता है, तो उस्मान साहब कहते हैं, हमें उसके मुकाबले में एक फौज खड़ी करनी चाहिए। तुर्गत साहब कहते हैं, मेरे कबीले में भी कोई सिपाही मौजूद हैं। मिकाइल कोसेस भी सिपाहियों के बारे में बताता है। इसके बाद उस्मान साहब रोगा दोस्त की तरफ देखते हुए कहते हैं, आपको भी अपने सिपाहियों को इस मामले के बारे में बताना चाहिए और उनको हमारे साथ आने पर राजी करें। उस्मान साहब फिर कहते हैं, तुम्हें इस वाक़े की हसासियत का पता होना चाहिए। वो कुछ देर सोचने के बाद कहता है, मेरे सिपाही मंगोलों से मरने की बजाय तुम्हारे साथ मिलने पर राजी हो जाएंगे। और वो कहता है, पहले हम इस नमूने को यहाँ से दफा करेंगे। यानी वो गेहातू की बात कर रहा है, बाकी मामला बाद में देख लेंगे। नाज़रीन, इसी दौरान आप देखेंगे उस चरवाहे ने ऐसी चाल चली होती है कि उसने ऐसा निजाम बनाया होता है कि जब भी कोई उसके खेमे के पास आने लगता है तो एक घंटी बजती है। वो घंटी को सुनकर कहता है, उस्मान साहब कोई आ रहा है। ये लोग जब बाहर आते हैं तो वहाँ पर बुरहान सिपाही और कनूर सिपाही होते हैं। इन लोगों के चेहरे ढके हुए होते हैं। नाज़रीन, चरवाहे ने ऐसी चाल चली होती है कि जो भी सिपाही वहाँ से गुजरते हैं वो उसमें फंस जाते हैं। इसी दौरान कनूर सिपाही और बुरहान सिपाही भी उसमें फंस जाते हैं। इसी दौरान दाऊद आगा इन लोगों को पहचान जाता है और कहता है, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारी पहले भी जान बचाई थी। इसके बाद उस्मान साहब चरवाहे से कहते हैं, इन लोगों की रस्सियां खोल दी जाएं। इसके बाद वो चरवाहा उनकी रस्सियां खोल देता है। इसके बाद बुरहान सिपाही उस्मान साहब को आवाज लगाता है और अपने चेहरे से निकाब उतारकर कहता है, ये मैं हूँ। उस्मान साहब जब उसको देखते हैं बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों गले लग जाते हैं। इसके बाद बाकी सिपाही उस दूसरे बंदे की तरफ मुतवज्जे होते हैं और कहते हैं, ये कौन है? जब कनूर सिपाही अपने चेहरे से कपड़ा हटाता है तो सब सिपाही ये देखकर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद वो कनूर से पूछने लगते हैं, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? कनूर सिपाही कहता है, मैंने हकीकत को जान लिया है। उस्मान साहब कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? पहले तो तुम हकीकत से इनकार करते थे, अब तुमने कैसे जान लिया? कनूर सिपाही कहता है, वजीर की हरकत से मुझे पता चला है और अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ रहूँ। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, तुमने जो मुझे नेजा मारा था उसके जख्म अभी भी ताजा हैं। कनूर सिपाही कहता है, जो हो गया शायद मैं उसके लिए कुछ न कर सकूं, लेकिन अभी मैं आपके लिए अहम खबर लेकर आया हूं। वो कहता है कि गेहातू ने ये खबर सुन ली है कि निकोला तमाम गवर्नरों को अपने किले में बुला रहा है। गेहातू ने ये खबर सुनकर अपने सिपाहियों को निकोला को घेरने के लिए भेज दिया है। उस्मान साहब कहते हैं, तुम ये सब कुछ अभी क्यों कर रहे हो? तुम पहले क्यों नहीं हमारे साथ आए? जिसके जवाब में कनूर सिपाही कहता है, पहले मैं समझ रहा था कि मैं हक के रास्ते पर हूँ, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मैं बातलों के लिए इस्तेमाल हो रहा हूँ। इसके बाद कनूर कहता है, पहले मैं गाफिल था, किसी बात को भी नहीं मान रहा था, लेकिन अब मुझे पता चल
गया है कि मैं हक के रास्ते पर नहीं हूँ, लेकिन मैं अब हमेशा कोशिश करूंगा कि हक के रास्ते पर चलूं। इसके बाद कन्नूर सिपाही एक वाक्य के बारे में बताते हैं कि आलम शाह एक शख्स से मिला और उसने कहा, मैं अपने मकसद में कामयाब होने के लिए चर्च के पादरियों के साथ भी हाथ मिला सकता हूँ। कन्नूर कहता है, जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे पता चला कि ये गलीज शख्स किसी भी हद तक जा सकता है। उस वक्त से मैं सोच रहा था कि मैं इसको छोड़ दूं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ और अब जबकि आपकी मदद का मौका मिला है तो मैं आपके साथ आ गया हूँ। उस्मान साहब ये सब सुनकर कहते हैं, आलम शाह की गद्दारियों का कोई हिसाब नहीं है, वो अपनी मंजिल हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसके बाद उस्मान साहब कन्नूर से पूछते हैं, तुम जिसके बारे में बता रहे हो कि वो वजीर आलम शाह से मिलने आया था, उस मुलाकात के बाद वो कितनी मर्तबा मिलने के लिए आया है? कन्नूर अल्प कहता है, वो 10 मर्तबा के करीब आया है, लेकिन मैंने उनको बातें करते हुए सिर्फ एक बार ही सुना था। नाज़रीन, ये सब सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, अगर तुम हमारे साथ आना चाहते हो तो तुम अब आलम शाह के साथ रहो और वहाँ पर होने वाले सब हालात के बारे में हमें आगाह करो। यह सुनकर कन्नूर कहता है, जैसे आपका हुक्म, और उसके बाद वहाँ से रवाना हो जाता है। कन्नूर के जाने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, हम निकोला और उसके सिपाहियों को हाथों के जाल से बचाएंगे। तुर्गो साहब कहते हैं, हम ऐसा तो करेंगे, लेकिन बाद में उसको अपने हाथों से मारेंगे। यह सुनकर मिकाइल कोसेस भी यही कहता है कि हम उसको बाद में मार देंगे। उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, अभी हमें निकोला की जरूरत है। यह सुनकर तुर्गत कहता है, उसने मरी के साथ जो कुछ किया वो अभी अभी ही हुआ है, उसका गम हम नहीं भूले। उस्मान साहब के हाथों को उसको मारने दें। इसी दौरान उस्मान साहब कुछ सोचने लगते हैं तो वो बकरियां चराने वाला शख्स उस्मान साहब से कहता है, उस्मान साहब, आप जो कुछ भी सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। उसकी बातें सुनकर दीगर अफराद को भी यकीन हो जाता है कि उस्मान साहब जो कुछ कर रहे हैं और जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। फिर उस्मान साहब अपनी बात की वजाहत करते हुए कहते हैं, हमारे दुश्मन इतने ज्यादा हैं कि हम उनको खुद खत्म नहीं कर सकते। पहले हम अपने दुश्मनों का इस्तेमाल करके एक फौज बनाएंगे और बाकी दुश्मनों को एक के बाद दीगरे खत्म करेंगे। नाज़रीन, इसके बाद अगला मंजर वजीर आलम शाह के कमरे का होता है जहाँ पर वो बैठा होता है। इसी दौरान एक तवील कामत आदमी अंदर दाखिल होता है। वो आकर वजीर आलम शाह से कहता है, मैं आपके लिए अपने सरदार का सलाम लेकर आया हूँ। वो आपके जख्मों के बारे में जानकर इंतहाई रंजीदा हैं। वजीर आलम शाह कहता है, शुक्रिया, हम ये सब कुछ उन्हीं के लिए ही कर रहे हैं। हमने उनके अहकामात को बुरवेकार लाने के लिए ये जुल्म और सख्तियां बर्दाश्त की हैं और ये जो जख्म मैंने खाए हैं, शायद हो सकता है मैं अपने रास्ते से भटक गया हूँ। वो शख्स कहता है कि हमारे सरदार कह रहे हैं हम अन करीब रियासत बनाएंगे जिसकी हमें बशारत हुई है। वो बंदा मजीद कहता है, उस्मान साहब भी इसी मकसद के पीछे हैं, वो भी यहाँ पर रियासत बनाना चाह रहे हैं। आलम शाह कहता है, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन उस्मान की इतनी औकात नहीं है। वो एक बकरियां चराने वाले का बेटा है, उसको रियासत बनाना जेब नहीं देता। वो अपनी अना और जिद की वजह से अभी बागी बन चुका है। अगर वो मेरे साथ होता तो मैं उसको अपने लश्कर का सरदार बना देता। नाज़रीन, इसी के साथ ही इस एपिसोड का यहाँ पर इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।